आज हम महाराणा कुंभा और सांगा के अधीन मेवाड़ के अंतर्गत महाराणा सांगा इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी विजय प्राप्त की और किस युद्ध में उन्हें भयानक पराजय का सामना करना पड़ा, और उनसे संबंधित बहुत सी बातों को हम समझेंगे कि वो किस प्रकार से शासक बने। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि महाराणा कुंभा जो कि अपने जीवन भर सुल्तानों से संघर्ष करते रहे और उनकी किस प्रकार से हत्या हो जाती है पुत्र के द्वारा, उदा के द्वारा। तो उसके बाद जो उनका पुत्र उदा है, उदयकरण, वो जाकर वहाँ से अपने पुत्रों साथ चला जाता है और बाद में उनके पुत्र रायमल शासक बनते हैं। और रायमल ने अपने जीवन काल में शासन तो अच्छी प्रकार से किया, लेकिन कुंभा जैसी उनमें योग्यता नहीं थी। और इसके बाद उनके पुत्रों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सांगा जो तीसरे नंबर पर आते हैं वो शासन सत्ता संभालते हैं। तो इसी घटनाक्रम को हम विस्तार से जानेंगे। महाराणा सांगा, अब महाराणा सांगा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पहले समझेंगे, इसके बाद रायमल के पुत्रों में परस्पर विरोध हुआ उसको विस्तार समझेंगे। सांगा का राज्यारोहण किस प्रकार से होता है और प्रारंभिक कठिनाइयां उनकी समझेंगे। अजमेर चाकसू विजय के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत और सांगा, राणा सांगा का चरमोत्कर्ष, राणा सांगा और बाबर और संघर्ष के कारण बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसके अतिरिक्त खानवा के पूर्व का घटनाक्रम, मतलब खानवा का जो युद्ध हुआ उससे पूर्व की घटना को समझेंगे। खानवा का युद्ध और के बारे में जानेंगे। राणा की पराजय के क्या कारण रहे, इस पर खानवा युद्ध का परिणाम, राणा सांगा की मृत्यु और राणा सांगा का मूल्यांकन, हम इन बिंदुओं को विस्तार से जानेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पहले देखते हैं। महाराणा कुंभा के बाद महाराणा सांगा ही मेवाड़ का अत्यंत महत्वपूर्ण शासक हुआ। मतलब कुंभा के बाद महाराणा सांगा ही मेवाड़ के एक तरह से कुशल शासक सिद्ध हुए। महाराणा कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में हुई थी और महाराणा सांगा का राज्य अभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ था। यानी यहाँ पर कुंभा की हत्या 1468 में होती है और सांगा जो उनका जो सिंहासन ग्रहण होता है वो 1509 ईस्वी में। मेवाड़ के इतिहास में 1468 से 1509 के बीच का काल उथल पुथल का काल रहा। इसके बाद देखो, पितृघाती उदा अपने पुत्रों सहित मेवाड़ से भागकर मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी के शरण में मांडू आ जाता है। अब उदयकरण को अच्छी प्रकार से पता था कि उसने पिता की हत्या की है, तो उसे जनता और उसके जो सामंत हैं वो उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो वह वहाँ से पलायन करता है और अपने पुत्रों सहित कहाँ आता है, मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी के शरण मांडू आ जाता है। लेकिन एक दिन अचानक बिजली के गिरने से पितृघाती उदा की वही मृत्यु हो जाती है। सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा और सुल्तान क्या करता है, मौके का लाभ उठाते हुए मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। लेकिन उसे इस आक्रमण में पराजय का मुंह देखना पड़ता है और उदा के पुत्रों ने फिर बाद में भाग जाते हैं और बीकानेर में जाकर शरण लेते हैं। राणा रायमल ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। तो यहाँ पर रायमल की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि 36 वर्ष तक शासन को संचालित करना। हाँ, ये बात जरूर है कि वो कुंभा की तरह इतने कुशल तो नहीं थे, लेकिन शासन को उन्होंने काफ़ी समय तक किया, किंतु उसमें अपने पिता की भांति कूटनीति एवं शूरवीरता का अभाव
देखने को मिलता है। सुल्तान नासिरुद्दीन ने 1503 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। तो नासिरुद्दीन जो सुल्तान है वो पहले मेवाड़ पर भी देखता है हमला करके, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। फिर वो 1503 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, पर वहाँ पे वह विफल रहता है। अब देखेंगे रायमल के पुत्रों में परस्पर विरोध। अब रायमल जब वो एक तरह से बीमारी अवस्था में, और उसके बाद ये प्रश्न उठा कि कौन शासक बनेगा, तो यहाँ पे भी दिक्कत आती है, क्योंकि रायमल के जो पुत्र परियता में 2 पुत्र ये चाह रहे थे कि हम ही बन जाएं, और तीसरे नंबर का जो नंबर था वो राणा सांगा का था। तो राणा सांगा के इनके रायमल के पुत्रों के परस्पर विरोध को समझेंगे विस्तार से। राणा रायमल की 11 रानियां थी। कितनी? 11 रानियां, जिनसे 13 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। तो रायमल ने कितनी विवाह किए, मतलब उनकी 11 रानी थी और जिनसे उनकी 13 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। पृथ्वीराज ज्येष्ठ पुत्र था, यानी पृथ्वीराज जो पुत्र था उस सबसे बड़ा, और जयमल दूसरा पुत्र था। दूसरे नंबर किसका था? जयमल। और तथा सांगा तीसरा पुत्र था। पृथ्वीराज और सांगा सगे भाई थे। पृथ्वीराज और सांगा सगे भाई थे। रायमल अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया। ये भी एक समस्या बनी रही कि वो अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी घोषित कर देता तो भाइयों में आपसी झगड़ा नहीं होता, जिससे उसके पुत्र और चचेरे भाई एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखने लगे। मतलब जिसके कारण क्या कारण हुआ कि चचेरे भाई और उसके पुत्र आपस में ही ईर्ष्या द्वेष रखने लगे। और ऐसा देखने को मिलता है कि जब पिता अपने जीवन काल में ही कुछ नीतियों को मतलब निर्धारित नहीं करता है तो पुत्रों में आपसी झगड़े मृत्यु के बाद होते ही है। ऐसा यहाँ पे भी देखने को मिलता है। रायमल ने कुंभलगढ़ की शासन व्यवस्था पृथ्वीराज को सौंपकर इस वैमनस्य में और वृद्धि कर दी। तो रायमल ने क्या किया कि कुंभलगढ़ की शासन व्यवस्था पृथ्वीराज को सौंप दी। तो इससे और क्या है, आपसी टकराव और घृणा, मतलब आपसी कटुता और बढ़ जाती है। सांगा भी मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का स्वप्न देख रहा था। अब यहाँ सांगा भी सोच रहा था कि मुझे ही सत्ता प्राप्त हो जाए, कि सांगा भी योग्य पुत्र था। तो इस प्रकार पृथ्वीराज, जयमल और सांगा ये तीनों में एक तरह से घमासान मचा हुआ था। और ऐसा बताया जाता है कि ज्योतिषी को जब बुलाकर पूछा गया कि शासन सत्ता किसके हाथ लगेगी, तो ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी कर दी कि ये जो सांगा के भविष्य में ही राजयोग लिखा हुआ, तो इससे पृथ्वीराज ने उस पर हमला कर दिया। वो घायल भी हो जाता है और इस प्रकार से तीनों में मनमुटाव बना रहता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि किस प्रकार सांगा का राज्यारोहण होता है। सांगा का राज्यारोहण ज्योतिषी की भविष्यवाणी से तीनों भाइयों में संघर्ष हुआ। डॉक्टर ओझा के अनुसार 24 मई 1509 ईस्वी को सांगा सिंहासन पर बैठा, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार वह 5 मई 1509 ईस्वी को गद्दी पर बिठाया गया। तो इस प्रकार 5 मई 1509 और 24 मई 1509। तो डॉक्टर ओझा के अनुसार सिंहासन पर सांगा बैठा 24 मई 1509 और जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार वह 15 मई 1509। 5 मई 1509 में गद्दी पर बैठा। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। जब वह गद्दी पर बैठता है मेवाड़ की गद्दी पर, तो वो किस नाम से बैठता है? महाराणा संग्राम सिंह के नाम से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस जो ज्योतिषी ने जो बात कही थी वो ही सब साबित होती है और महाराणा संग्राम सिंह के नाम से राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठने में सफल होता है 1509 ईस्वी में। इसके बाद प्रारंभिक कठिनाइयाँ, जब मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा बैठा तो उसके लिए शासन इतना आसान नहीं था। उसके आसपास तमाम समस्याएं थी और जो उसके सीमाएं थी
वो शत्रुओं से घिरी हुई थी, तो उसको इनसे निपटना एक चुनौती थी। तो वो कौन कौन सी समस्याएं थी, उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ उसको समझेंगे। दिल्ली पर सिकंदर लोदी का शासन था, और सिकंदर लोदी जो कि काफ़ी मजबूत अवस्था में, और वह भी चाह रहा था कि किसी प्रकार से राणा सांगा की स्थिति को कमजोर किया जाए। तो पहली परेशानी यहाँ। दूसरा, मालवा में नासिरुद्दीन का शासन होना। तो मालवा में नासिरुद्दीन शासन कर रहा था, जो पहले भी प्रयास कर चुका था, और उसने चित्तौड़ और मेवाड़ पर आक्रमण भी किए, लेकिन वह सफल नहीं रहा। तो ये नासिरुद्दीन जो था वो इस प्रयास में था किसी प्रकार से राणा सांगा को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार किया जाए। इसका नंबर 3, गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। महमूद बेगड़ा जो पहले फतेह खां के नाम से जाना जाता था, तो महमूद बेगड़ा भी इस प्रयास में था कि जो राजस्थान की जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस पर किसी प्रकार से अपना अधिकार किया जाए। इसके बाद नंबर 4, राजस्थान में मारवाड़ के राठौड़, आमेर के कछवा, हाड़ौती के हाड़ा चौहान अपनी अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे। तो यहाँ पर राणा सांगा के लिए सिर्फ मुस्लिम सुल्तान ही नहीं बल्कि हिंदू राजपूत राजा भी समस्या बने हुए थे, जिसमें मारवाड़ के राठौड़, आमेर के कछवा और हाड़ौती के हाड़ा चौहान अपनी अपनी सीमाओं का विस्तार करने में लगे हुए थे। तो इनकी मंशा यही थी कि किसी प्रकार से राणा सांगा को पराजित किया जाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। लेकिन राणा सांगा के जो मंत्रियों ने इस बात को समझाया कि पहले मुस्लिम सुल्तानों से निपटा जाए, क्योंकि राजपूत राजाओं से निपटना इतना कठिन नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम सुल्तानों की जो युद्ध नीति थोड़ी अलग है और उनसे निपटना और उनका मुकाबला करना जरूरी है। तभी राणा सांगा ये डिसीजन लेते हैं कि किसी प्रकार से पहले लोधी वंश को नेस्तनाबूद किया जाए, जिससे कि और भी जो सुल्तान हैं वो जैसे कि महमूद बेगड़ा और महमूद बेगड़ा का नासिरुद्दीन मालवा का शासक, तो वो उसके अंदर भय व्याप्त हो सके। इसके बाद अजमेर चाकसू विजय। तो अजमेर चाकसू विजय में देखते हैं सांगा ने अपना वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अजमेर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। चाकसू को अधिकृत कर उसे पूर्णमल की जागीर में मिला दिया। तो ये एक तरह से राणा सांगा की उदारता देखने को मिलती है, किस प्रकार से चाकसू पर अधिकार तो कर लेते हैं और उसको पूर्णमल की जागीर में मिला देते हैं। ये एक तरह से उदार प्रवृत्ति देखने को मिलती है राणा सांगा की। दिल्ली सल्तनत और सांगा। अब दिल्ली सल्तनत और सांगा को समझेंगे। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र, सिकंदर लोदी का जैसे पहले साल चल रहा था, तो उसके मरने के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र था, वो था इब्राहिम लोदी। 22 नवंबर 1517 ईस्वी को दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ सिकंदर लोदी। 1517, यह ध्यान रखेंगे, 22 नवंबर 1517 को दिल्ली के तख्त पर वह आसीन हुआ। बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पर दोनों पक्षों में भीषण युद्ध होता है। बूंदी के निकट खातौली जगह है, उस स्थान पर दोनों में आपसी भीषण युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है। और खातौली के युद्ध में विजय के बाद सांगा ने अपना विजय अभियान जारी रखा। तो ये खातौली की विजय राणा सांगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि राणा सांगा जो कि अजमेर और चाकसू पर विजय प्राप्त करने के बाद ये खातौली में जो मुस्लिम सेना को पराजित करने में सफलता मिलती है और वह फिर अपना विजय अभियान प्रारंभ करता है। राणा सांगा ने चंदेरी के आसपास का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से छीनकर, मतलब चंदेरी का जो क्षेत्र था आसपास का, वो दिल्ली सल्तनत छीनकर उसे मेदिनी राय, जो चंदेरी के राजा मेदिनी राय को दे दिया। तो ये भी यहाँ पर रणमल, यहाँ पूर्णमल की जागीर में मिला देता है। चाकसू को अधिकृत करके पूर्णमल की जागीर में मिला दिया राणा सांगा ने, और यहाँ पर चंदेरी के आसपास का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से छीनकर
उसे मैग्नी राय को दे दिया। तो ये भी एक अच्छी उसकी उदार प्रवृत्ति दिखाई देती है हिंदू राजाओं के प्रति। इसके बाद राणा सांगा का चरमोत्कर्ष, यानी राणा सांगा अपने किस प्रकार से विजय अभियान को आगे बढ़ाए हुए थे और सफलता उनको प्राप्त हो रही थी। तो 1519 ईस्वी से 1526 ईस्वी का काल राणा सांगा की शक्ति का चरमोत्कर्ष काल माना जा सकता है। क्या? एक क्लाइमैक्स जिसको बोल सकते हैं। तो 1519 से 1526 ईस्वी का काल राणा सांगा शक्ति का चरमोत्कर्ष काल माना जा सकता है। 1526 ईस्वी में राणा सांगा द्वारा दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी शक्ति का चरमोत्कर्ष था। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करना यह उसकी महानता या वीरता को प्रदर्शित करता है। अब तक उसने अनेक हिंदू राजाओं और सरदारों ने उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था, मतलब उसका लोहा मानने लगे थे कि राणा सांगा वास्तव में अपने दादा की भांति, कुंभा की भांति बहुत ही वीर और शक्तिशाली है। कर्नल टॉड ने लिखा है कि कर्नल टॉड ने इसके संबंध में लिखा कि उसकी वीरता को देखते हुए, तो ये कर्नल टॉड बताते हैं कि 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। तो ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 7 तो उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। मतलब कभी जरूरत पड़े तो युद्ध में उसके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसने गुजरात मालवा के सुल्तानों को पराजित कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। तो ये गुजरात और मालवा की विजय और सुल्तानों को पराजित करना, ये उसकी विजय, उसकी योग्यता और श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। राणा सांगा और बाबर। अब यहाँ राणा सांगा इब्राहिम लोदी से परेशान भी था, क्योंकि उसको पता था कि दिल्ली सल्तनत को नेस्तनाबूद नाबूद न किया जाए तब तक उसे चैन से नहीं बैठ सकता। तो इसके लिए उसने, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसने बाबर को भी भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया कूटनीति के अंतर्गत, और ये कहा कि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो उसमें हमारा भी सहयोग रहेगा। लेकिन ऐसा बात, इसमें राणा सांगा की ये दूरदर्शिता थी कि अगर बाबर इब्राहिम लोदी को नेस्तनाबूद कर देता है, यानी उसको मिटा देता है, तो उसके लिए निष्कंटक भारत में राज करना आसान रहेगा। और लेकिन होता ऐसा नहीं है। और राणा सांगा को ये पता था कि या बाबर पराजित हो या इब्राहिम लोदी, फायदा उसमें दोनों में ही है उसको, क्योंकि इब्राहिम लोदी की शक्ति कमजोर होगी और पराजित होता है तो बाद में ये भी कहा जा सकता है कि मतलब सहायता करे या ना करे ये अपने ऊपर। और ऐसा ही होता है घटनाक्रम में, जब बाबर उसको पराजित कर देता है इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो बाबर यही आरोप लगाता है राणा सांगा पे कि तुमने हमसे जो एक तरह से आश्वासन दिया था उसको पूरा करो। लेकिन राणा सांगा ये समझ जाता है कि इब्राहिम लोदी जैसे शासक को, यानी सुल्तान को पराजित करने के बाद बाबर को सही स्थिति का जायजा लगता है कि बाबर इब्राहिम लोदी से तो बहुत ताकतवर है, उसने किस प्रकार से अफगान शक्ति का विनाश कर दिया। तो फिर वह सहयोग की नीति न अपनाकर उससे युद्ध करने का निश्चय करता है। और बाबर भी ये बात में आरोप लगाता है कि उसने जो सहयोग की बात कही थी उसे पूरा क्यों नहीं किया। अब इधर राणा सांगा के सामने ये समस्या खड़ी हो गई, उसको सहयोग करे तो दूसरी शक्ति दिल्ली पर आसीन होकर उसके लिए खतरा पैदा होगी। तो इसी भूमिका को देखते हुए राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध होता है वो खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को ये पता नहीं था कि बाबर की थोड़ी सी सेना उसको पराजित के कगार पर खड़ा था, उसको मतलब इतनी आसानी से पराजित कर देगी।
तो ये उसको भी संभव नहीं था। जो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ वही पानीपत के युद्ध के बाद खानवा के मैदान में भी दिखाई देता है। और इसमें बाबर की योग्यता और रणकुशलता और अपने सैनिकों में धार्मिक उत्साह पैदा करना और एक तरह से कुछ न कुछ योग्यता तो बाबर के अंदर थी, जो वह एक पानीपत के मैदान में भी विजयी हुआ और खानवा के मैदान में भी उसे सफलता मिलती है। और खानवा की विजय उसके जीवन में एक तरह से बहुत बड़ी सफलता बाबर की देखने को मिलती है। और इस प्रकार से भारत में राणा सांगा की पराजय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदुओं की एक तरह से पराजय हुई, क्योंकि राणा सांगा के बाद भारत में कोई मुकाबला करने वाला हिंदू राजपूत राजा इतना शक्तिशाली नहीं रह गया था। और बाद में धीरे धीरे बाबर मुगल वंश जब स्टैब्लिश हो जाता है तो अकबर के काल से हम देखते हैं किस प्रकार से मुगल सत्ता का विस्तार होता जाता है और राजपूत वैवाहिक नीति, वैवाहिक संबंध और अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत अपने हथियार डालकर और उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वीराज तृतीय के तराइन युद्ध के बाद एक दूसरी बहुत बड़ी हार जिसको खानवा का युद्ध कहते हैं, जिसमें राणा सांगा की पराजय एक तरह से निर्णायक मोड़ बिंदु साबित हुई। वहाँ मोहम्मद गौरी और इधर बाबर, इन दोनों की विजय भारतीय इतिहास का एक तरह से रुख ही बदल के रख देती हैं और लंबे समय तक भारतीयों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना पड़ा। तो अब हम समझेंगे राणा सांगा और बाबर, पानीपत की विजय के बाद बाबर अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। अब यहाँ बाबर को भी कोई आसान स्थिति नहीं थी। बाबर ने राजपूत शक्ति से निपटने का निश्चय किया। राणा सांगा और बाबर के संघर्ष के अनेक कारण थे। अब बाबर को पानीपत के युद्ध में विजय तो प्राप्त हो गई, लेकिन उसके लिए भी ये समस्या थी कि उसको सहायता कौन करे। अब राणा सांगा तो सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि राणा सांगा को खुद ही पता था कि जो इब्राहिम लोदी को पराजित कर सकता है वो उसको ही पराजित कर सकता है। लेकिन और इनके जो बीच में संघर्ष के जो मेन कारण थे उनको समझेंगे। नंबर 1, राणा सांगा द्वारा संधि भंग करने का आरोप बाबर द्वारा लगाया गया। अब बाबर ने ये कहा कि जो तुमने मुझे सहयोग देने की बात कही थी वो क्यों नहीं सहयोग दिया, और यहाँ तमाशा क्यों हुआ मेरा। अगर मैं मान लो इधर इब्राहिम लोदी से ही पराजित हो जाता तो आपने सहयोग नहीं दिया, तो संधि भंग करने का आरोप बाबर ने लगाकर युद्ध के लिए वातावरण तैयार कर दिया। दोनों की महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष। अब दोनों ही, इधर राणा सांगा उधर बाबर, दोनों ही भारत पर विशाल क्षेत्र पर अपना निष्कंटक राज्य करने की महत्वाकांक्षा थी, इसीलिए दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। नंबर 3, पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा की गतिविधियों ने बाबर को संघर्ष करने के लिए विवश किया, क्योंकि राणा सांगा एक तरह से कूटनीतिक दूरदर्शी राजा कुंभाकी वहाँ वह भी जानता था कि यदि ज़्यादा शक्ति को पनपने का मौका दिया तो ये वो दिन दूर नहीं कि जब उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तो इधर बाबर भी इस बात को लेकर चिंतित था कि जब तक राणा सांगा की शक्ति को मिटाया नहीं जा सकता मिटाया नहीं गया, तब तक भारत में एक सुरक्षित रूप में शासन करना संभव न होगा। तो इस प्रकार की विचारधारा और बाबर और सांगा के संघर्ष की विचारधारा को बढ़ावा मिलता है। राणा सांगा द्वारा बाबर के अफगान शत्रुओं को शरण देना, यही भी एक मेन कारण था, क्योंकि बहुत सारे अफगान शत्रु जो थे जब पराजित हो गए पानीपत के मैदान में, तो ये भाग कर कहाँ गए, राणा सांगा के शरण में, क्योंकि शत्रु मित्र। तो राणा बाबर
से तो वो पराजय का मुंह देख ही लिया। तो उन्होंने कहा कि राणा सांगा के पास चलते हैं और राणा सांगा के द्वारा बाबर को पराजित करवाते हैं, और ऐसा ही अमूमन देखने को ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर राणा सांगा द्वारा बाबर के अफगान शत्रुओं को शरण देना भी युद्ध का कारण माना जा सकता है, खानवा के युद्ध। इसके बाद नंबर 5, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोनों की धार्मिक विचारधारा संघर्ष का कारण थी। अब धार्मिक विचारधारा तो स्पष्ट है कि राणा सांगा एक कट्टर हिंदू राजपूत राजा और बाबर मुस्लिम, जिसने जिहाद का नारा दे रखा था, और जिहाद मतलब धर्मी युद्ध, एक तरह से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी उसका मुख्य उद्देश्य। तो इस प्रकार से दोनों की तो धार्मिक विचारधारा में भी विशेष अंतर और टकराव, जबकि हिंदू धर्म का अपोजिट धर्म कौन सा, इस्लाम धर्म। तो यहाँ पर भी विचारधारा का भी एक संघर्ष ये युद्ध माना जा सकता है। खानवा के पूर्व का घटनाक्रम। अब खानवा के पूर्व में क्या स्थिति चल रही थी उसको समझेंगे। बयाना, धौलपुर, ग्वालियर पर मुगलों का अधिकार होने पर मुगलों की स्थिति मजबूत हो गई और राणा सांगा ने बयाना के दुर्ग को घेर लिया और मुगल सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया, और मुगल सेना बयाना से भाग निकली। तो बयाना, धौलपुर और ग्वालियर पर मुगलों ने अपना अधिकार स्थापित कर दिया। तो इससे राणा सांगा को लगा कि ये तो बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। तो राणा सांगा की जो सेना है वो क्या करती है, बयाना के दुर्ग को घेर लेती है और सेना को वहां से भागने पे मजबूर कर देती है, और वो सफल रहते हैं। बयाना की विजय सांगा की अंतिम महान विजय थी। तो ये सांगा की जो बयाना विजय है वो ही अंतिम महान विजय थी, क्योंकि इसके बाद तो वह खानवा के मैदान में पराजित हो ही जाता है। बाबर ने भी युद्ध करने का निश्चय कर लिया था। शहजादे हुमायूं को जौनपुर से बुला लिया। अब बाबर ने भी देख लिया कि बयाना पर उसकी विजय मतलब उसके सैनिकों को मार के भगा दिया गया है, यानी पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो वो अपने पुत्र यानी शहजादे कौन, हुमायूं को जौनपुर से बुला लेता और 16 फरवरी 1527 को वह आगरा से कूच कर फतेहपुर सीकरी पहुंचा और यही अपना पड़ाव डाल दिया। बाबर ने अपनी सेना में ओजस्वी भाषण देकर सैनिकों को वीरता के साथ लड़ने का आदेश दिया। जब सेना हतोत्साहित हो रही थी तो उसने ये सैनिकों से कहा कि यदि लड़ोगे नहीं तो भी मारे जाओगे, और लड़ोगे तो वीर गति को प्राप्त होगे। और उसने शराब न पीने का भी ऐलान किया और शराब के बर्तनों को तोड़ दिया, जिहाद का नारा दिया, जिससे कि सैनिकों में उत्साह में वृद्धि हुई और वो लड़ने को तैयार हो गए। बयाना की विजय के बाद राणा सांगा ने सीकरी जाने वाला मार्ग छोड़कर भुसावल का मार्ग पकड़ा। अतः बाबर को पूरी तैयारी करने का समय मिल गया। अब राणा सांगा ने जो बयाना पर विजय प्राप्त की तो उसने सीधा मार्ग नहीं पकड़ा कि जो तुरंत वहां पहुंच जाए खानवा के मैदान में, लेकिन वो बैर भुसावल होता हुआ पहुंचा, जिसके कारण बाबर को पूरी तैयारी करने का अवसर प्राप्त हो गया। सांगा ने बाबर की शक्ति को कम आंकना एक बहुत बड़ी भूल मानी जा सकती है। खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी, मार्च 1527 के आरंभ में राणा सांगा बाबर की सेनाएं खानवा के मैदान में आ डटी। तो मार्च 1527 में जो खानवा का युद्ध हो रहा है उसमें क्या है, जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटती हैं तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9 बजे रणभेरी बज उठी और युद्ध में बाबर ने तुगुलमा पद्धति का प्रयोग किया। तुगुलमा पद्धति से तात्पर्य यह है कि सेना के 3 भागों को बांट देना सेना को। एक तो सामने से सेना आक्रमण करेगी और दाएं और बाएं। दाएं जो दायां जो ग्रुप है सेना का जो और बायां ग्रुप, ये शत्रु सेना को पीछे से आकर घेर लेता है, जिससे कि जो आक्रमणकारी सेना है उसमें खलबली मच जाती है और वो समझ नहीं पाती है कि शत्रु कहाँ से आक्रमण कर रहे हैं।
तो तुगलमा पद्धति ये राणा सांगा के लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध हुई और ये सैनिकों को 3 भागों में बांटकर युद्ध करना बाबर की एक रणकुशलता का परिचय है। इसके अतिरिक्त बाबर का तोपखाना भी कारगर सिद्ध हुआ। इसके बाद युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया और राजपूत शूरवीरों में चंद्रभान, भूपत राय, माणिकचंद्र, दलपत आदि धराशायी हुए, यानी वीर गति को प्राप्त हुए। हसन खां मेवाती गौरी का शिकार हो गया और हसन खां मेवाती जो गौरी के द्वारा मारा गया। बाबर ने हसन खां मेवाती गौरी का शिकार हो गया। बाबर ने और बेग के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उनके जो योद्धा हैं वो मारे जाने लगते हैं राणा सांगा के, और बाबर का जो पलड़ा शुरू में मतलब कमजोर था और राणा सांगा की सेना एक तरह से पूरे बेग के साथ युद्ध करती है, तो उस समय ऐसा लगता था कि बाबर की जो सेना है वो जल्दी पराजित होगी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पासा पलट जाता है और भूपत राय, चंद्रभान, माणिकचंद, दलपत, हसन खां मेवाती ये सब मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इससे जो बाबर का जो उत्साह है वो और अधिक बढ़ जाता है और फिर वह दुगने वेग से युद्ध करने लगता है। तभी क्या होता है कि आक्रमण में रावत जग्गा, अंत में नए आक्रमण में रावत जग्गा, रावत बाग, करमचंद कई सरदार मारे गए। राणा के सिर में भी दुर्भाग्यवश तीर लगता है और वह मूर्छित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में झाला अज्जा को उनकी वेशभूषा धारण कराई जाती है राणा सांगा की, ताकि सेना में ये मैसेज न जाए कि उनके राजा मारे गए हैं, जिससे कि सेना में मतलब निराशा व्याप्त हो जाएगी और युद्ध में पराजित होंगे। तो झाला अज्जा को जो है कि उनके पूरे वस्त्र मतलब पहनाए जाते हैं और उनको सुसज्जित किया जाता है और ये बताया जाता है कि अभी राणा सांगा युद्ध में विजयी मतलब युद्ध में लड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बात फैल जाती है तो सेना में खलबली मच जाती है। राणा सांगा की और बाबर की सेना विजय प्राप्त करती है। ऐसा बताते हैं कि बाबर ने सैनिकों के सिरों को काटकर टीले बना दिया था और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने ये विजय बाबर के जीवन की बहुत बड़ी विजय। और राणा की पराजय के कारणों को समझेंगे कि राणा सांगा किन कारणों से पराजित हुआ, उनको हम एक बिंदुवार समझते हैं। नंबर 1, राजपूत सेना एक नेता के अधीन न होकर सामंतों के अधीन होना। तो ये राजपूत सेना की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि जो सेना थी वो सामंतों के अधीन थी, जबकि बाबर की सेना एक व्यक्ति के अधीन थी, उसके इशारे पे युद्ध लड़ने को तैयार थी और स्पष्ट स्थिति रहती थी। और यहाँ पर राजपूत सेना में ऐसा नहीं था, वो सामंतों के अधीन होना, तो कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ बनी हुई थी। नंबर 2, राणा सांगा को बाबर की तुगलमा पद्धति की जानकारी नहीं थी। तुगलमा पद्धति में जो सेना पीछे से दायां और बायां जो जत्था है सेना का वो घेर कर युद्ध करता, जिससे कि और सामने की सेना से मुठभेड़ मतलब सामने से मतलब सेना को पूर्ण रूप से 3 भागों में बांटना, दायां बायां और सामने से युद्ध करती शत्रु पक्ष पर, और दायां बायां जो जत्था है जो वो पीछे से जाकर शत्रु को घेर लेता, जिससे कि शत्रु में भय और एक तरह से खलबली मच जाती और युद्ध में वो पराजय का मुंह देखना पड़ता है। ऐसी स्थिति पानीपत के प्रथम युद्ध में भी हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। इसके बाद मुगलों के अश्वारोही सैनिक दस्ते की गतिशीलता। तो मुगलों के जो घोड़े थे वो बहुत ही एक तरह से गतिशील थे, मतलब तुरंत आक्रमण करने में इधर से उधर मूवमेंट कर रहे थे।
जिससे क्या हुआ कि जो राणा सांगा की सेना दस्ते थे वो इतनी गति से युद्ध नहीं कर पा रहे थे, जो पराजय का कारण बना। बाबर का तोपखाना यहाँ पर सिद्ध हुआ कि बाबर का तोपखाना जो विभाग था उसने राणा सांगा की जो सेना के परखच्चे उड़ा दिए और बाबर की सेना ने राणा सांगा की सेना के पैर उखाड़ दिए। इसके बाद सांगा द्वारा अपने आप को युद्ध में झोंक देना पराजय का कारण बना। बाबर ने सेना के युद्ध में कला कौशल को दूर से देखता रहा और राणा सांगा जो था वो सबसे आगे सेना के चल रहा था और उसने अपने पूर्ण वेग से शत्रु पक्ष पर आक्रमण किया, जिसका ये दुष्परिणाम निकला कि सांगा घायल हो जाता है और बाद में उसकी अनुपस्थिति में किस प्रकार सेना में एक निराशा व्याप्त होती है और जो उसके पराजय का कारण बनता है। जबकि बाबर ने ऐसा नहीं किया था। बाबर की ये नीति थी यदि सेना पराजित होगी तो वह युद्ध मैदान छोड़कर भाग निकलेगा। तो ये सांगा द्वारा अपने आप को युद्ध में झोंक देना भी पराजय का कारण बना। नंबर 1, बयाना विजय के बाद सांगा को सीकरी का सीधा मार्ग पकड़ना चाहिए था, लेकिन सांगा ने ऐसा नहीं किया और बैर भुसावल होकर पहुंचना उसके लिए भयानक भूल साबित हुई। क्योंकि बाबर को युद्ध की तैयारी करने का पूरा अवसर प्राप्त हो गया था। राणा सांगा को अपनी विशाल सेना का घमंड होना, शत्रु को कमजोर समझना, ये भी एक भयानक भूल थी। इसके बाद खानवा युद्ध का परिणाम। खानवा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। राणा सांगा की यह पराजय स्वयं के लिए तो घातक सिद्ध हुई, बल्कि समस्त भारत के लिए भी घातक प्रमाणित पराजय देखने को मिलती है। इस पराजय से हिंदू संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि हिंदू राजा राणा सांगा इतना शक्तिशाली और एक थोड़ी सेना से वो पराजित हो जाता है, तो बाबर के उत्साह में वृद्धि होती है और इससे हिंदू परंपरा और हिंदू लोगों को भी काफ़ी निराशा होती है। बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए भी एक तरह से विवश होना पड़ता है, क्योंकि राजा की आज्ञा, और राजा की आज्ञा न मानने का मतलब है कि मृत्युदंड। तो अब जो भारत की बहुत सी हिंदू जनता थी वो भयभीत हो गई कि अब उनका मालिक कौन, अब उनकी कौन रक्षा करेगा। तो ये स्थिति उत्पन्न होती है कि बाबर का जो उत्साह था वो 7वें आसमान में पहुंच गया और बाबर को हालांकि इतना समय प्राप्त नहीं हुआ भारत में ज़्यादा समय तक शासन करने के लिए, और बाद में हुमायूं गद्दी संभालता है और हुमायूं के बाद फिर अफगान का शासन चलता है, शेरशाह सूरी, और फिर इसके बाद दोबारा हुमायूं गद्दी प्राप्त करता है। और अकबर से तो एक तरह से हिंदुस्तान के लिए काला अध्याय प्रारंभ होता है। हालांकि अकबर ने उदारवादी नीति अपनाई, सुलेहपुर की नीति अपनाई और हिंदुओं को भी प्रमुखता दी, लेकिन धीरे धीरे राजपूत और हिंदू राजा कमजोर होते चले गए। इसके बाद राणा सांगा की मृत्यु। जब राणा सांगा मेंदिनी राय सहायता के लिए चल पड़ा तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। अब राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई कि राणा सांगा मेंदिनी राय की सहायता के लिए अपने राज्य से चल पड़ता है, तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और 30 जनवरी 1528 ईस्वी में राणा सांगा का देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सांगा के राजपूत साथियों ने ही उन्हें विष दे दिया था। तो यहाँ कंट्रोवर्सी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राणा सांगा तबीयत खराब होने से मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें राजपूत सरदारों ने ही उन्हें जहर देकर मार दिया था। अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सी बात सही है, अलग अलग विद्वान अपने विचार रखते हैं। राणा सांगा का मूल्यांकन करें तो राणा सांगा कुशल कूटनीतिक योद्धा, कुशल शासक, मानवीय गुणों से युक्त एक महामानव था। इतनी सारी उसके अंदर क्या विशेषताएं थी। कुछ विद्वानों ने सांगा को हिंदूपति या हिंदूपति कहा है। हिंदूपति या हिंदूपति कहे जाने का क्या कारण रहा है?
कुछ विद्वान कहते हैं कि राणा सांगा जो था वो हिंदूपत या हिंदूपति की संज्ञा से उसे मतलब सुशोभित किया गया है। इसका तात्पर्य हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करने वाला शासक। तो हिंदूपत और हिंदूपति से तात्पर्य यह है कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करने वाला शासक कौन? राणा सांगा। तो राणा सांगा के अध्याय के समाप्त होते ही एक तरह से और अधिक भारत की यानी हिंदुओं के लिए एक समस्या खड़ी होती है कि उनको अब कौन देखे, क्योंकि बाबर ने जिस प्रकार से अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की उससे जो हिंदू परंपरा और संस्कृति की जड़ें ही हिल गई, क्योंकि लोग शक्ति के बल पर अब धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर होने लगे और हिंदू जनता में निराशा की भावना व्याप्त हो गई और भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी गौरी के अधूरे कार्य को और मुगलों ने फिर पूरा करके अपना एक तरह से इस्लाम धर्म में गौरव प्राप्त किया। तो आज हमने इस वीडियो में महाराणा कुंभा सांगा के अधीन मेवाड़ में महाराणा सांगा के बारे में जाना कि और रायमल के पुत्रों को परस्पर विरोध को समझा, सांगा का राज्य को जाना, प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थी, अजमेर चाक्षु विजय, दिल्ली सल्तनत और सांगा, राणा सांगा का चरमोत्कर्ष, राणा सांगा बाबर और खानवा पूर्व घटनाक्रम, खानवा का युद्ध और राणा सांगा को पराजय के कारण राजपूत सेना एक नेता के अधीन अवगत सामंतों के अधीन होना, राणा सांगा को बाबर की तोड़ना पद्धति जानकारी नहीं थी, मुगलों के अश्वारोही सैनिक दस्ते की गतिशीलता, बाबर का तोपखाना कार्य सिद्ध हुआ, सांगा द्वारा अपने आप को युद्ध में झोंक देना ये उसकी भूल थी, बयाना विजय के बाद सांगा को सीधा मार्ग में पकड़ना ये भी उनकी भयानक भूल थी और राणा सांगा को अपनी विशाल सेना का घमंड होना और शत्रु को कमजोर समझना ये भी सांगा की भूल थी। इसके बाद खानवा युद्ध का परिणाम ये बाबर को विजय प्राप्त होती है और हिंदू संस्कृति को काफी नुकसान पहुंचता है। राणा सांगा की मृत्यु एक तो 3 जनवरी 1528 में उनकी तबीयत खराब होने से हुई और कुछ विद्वान मानते हैं कि सांगा को राजपूत साथियों ने उसे विष दे दिया था। राणा सांगा का मूल्यांकन तो हिंदूपति या हिंदूपति कहे जाने का कारण यह है कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करने वाला राणा सांगा शासक था। तो आज इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।